नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड स्टॉक का टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही इस वीडियो में बने, अदरवाइज आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हम कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले हैं। हम देखेंगे इसके अंदर वैल्यूएशन क्या निकल कर आ रही है, हम देखेंगे क्या इसमें एवरेज करनी चाहिए, हम ये भी देखेंगे कि ऊपर की तरफ क्या लेवल निकल कर आ रहा है, फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है ये स्टॉक। एवरीथिंग हम A to Z यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इंटरेस्टेड हो तो ही वीडियो में बढ़ना, अदरवाइज वीडियो को आप छोड़ के अभी भी जा सकते हो। तो दोस्तों आज इसने 6% से ज्यादा की तेजी जो है वो दिखाई है, बट ये तेजी क्या आगे जाकर रुकेगी या फिर आप लोगों को फिर से नीचे की तरफ एक डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं A to Z। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा है, आपको ये समझना चाहिए कि ये स्टॉक ऊपर से गिरा हुआ है। अब गिरा हुआ है तो नुकसान किसका हो रहा है, क्या इसमें बड़े प्लेयर हैं या फिर छोटे प्लेयर बैठे हैं, तो आपको समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कौन, हमारे लिए प्रमोटर इंपॉर्टेंट होता है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से अबव है, डरने की जरूरत नहीं रहती। तो इसकी होल्डिंग देखो प्रमोटर की 50% से ज्यादा है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, प्रमोटर थोड़ा थोड़ा सेल जरूर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने प्रॉफिट बुकिंग की है, चलता है। देखिए, सेलिंग के पीछे आप ना रीजन नहीं फाइंड कर सकते कि उसने क्यों बेचा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उसको पैसों की नीड हो सकता है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अगर हम होल्डिंग पैटर्न देखें तो यार अच्छा खासा है, बड़ा पैसा प्रमोटर का इसके अंदर लगा है, प्रमोटर को पूरा विश्वास है कंपनी के अंदर। बात रही एफआईज की, तो जो प्रमोटर बेच रहे हैं वो कौन खरीद रहा है, यहां पर एफआईज खरीद रहे हैं। तो ये लो, आपको अब तो डेफिनेटली ये हो सकता है कि इसका तो नेगेटिव पॉइंट अब है ही नहीं, क्योंकि एफआईज ने खरीद लिया। बात आ जाती है एंड में आके डीआईज की। तो डीआईज ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, लेकिन ज्यादा माल उन्होंने भी नहीं बेचा। आप कह सकते हो 3% या 2.5% के करीब माल बेचा है, बट एफआईज ने वो पूरा का पूरा माल उठाया। अगर इनका भी देखोगे तो पूरा का पूरा माल किसने उठा लिया, एफआईज ने। उसके बाद बचती है पब्लिक, तो पब्लिक भी यहां पर माल बेच के निकल रही है, यानी कि ये लोगों से माल छीना जा रहा है। देखिए, पब्लिक के पास पहले भी माल कितना था, 15%, अब उससे छीन कर माल जो है वो कौन लेके जा रहा है, एफआईज। दोस्तों अभी के हिसाब से सिंपल और एक कहते हैं ना कि आसान भाषा में आंसर दूं तो होल्डिंग पैटर्न से हमें यह समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो पैसा लगा है वो बड़े जहाज का है, बड़े प्लेयर्स का है। पब्लिक का पैसा बड़ा कम मात्रा में लगा हुआ है। तो इसीलिए अगर आप एक पब्लिक के अंदर आते हैं, एक रिटेल ट्रेडर आते हैं, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको इसमें यह पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई जोन कहां पे है, कहां पे एवरेज करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे सारी डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फिलहाल के लिए जो चीजें क्लियर हुई हैं वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे तो म्यूचुअल फंड का भी इसके अंदर अच्छा खासा होल्ड है, 5% से ज्यादा वो लोग भी होल्ड कर रहे हैं। बट ध्यान रखिए, वो लोग भी बेच रहे थे, बट ये सारा का सारा माल खरीद कौन रहा है, वो है एफआईज। ये बात भूलिएगा बिल्कुल भी मत। अच्छा, अब हम चलते हैं कहां पे, इसके रेवेन्यू की तरफ। कंपनी काम कर रही है तो रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए, ग्रो भी कर रहा है अच्छा खासा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ग्रोथ के साथ कंपनी काम कर रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, ग्रो हो रहा है प्रॉफिट के साथ, बहुत अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो भैया ना के बराबर कर्जा है कंपनी के ऊपर, बिल्कुल भी। आप 0.02, मतलब यार कंपनी खुद के पैसे से ही काम कर रही है। भैया कंपनी ने हमें दिखा तो दिया नेट प्रॉफिट, बट क्या वाकई में इनके पास कैश आ रहा है, नहीं। तो कैश फ्लो से हमें पता चलेगा। तो यहां पे आप देख लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 1427 करोड़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है, फाइनेंस एक्टिविटी में भी पैसा लगाया है, और नेट कैश फ्लो -2 है। तो यानी कि कंपनी के पास पैसा तो आता जाता रह रहा है, प्रॉफिट वगैरह जो है वो कंपनी को देखने को हमें मिल रहा है। चलिए अब हम चलते हैं कहां पर, सीधा बैलेंस शीट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंपनी के पास पैसा कितना है और कितना नहीं है। तो कंसोलिडेशन बेसिस पे ही देखेंगे। कंसोलिडेशन का मतलब होता है अगर इसने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई और भी इसकी कंपनी है, तो कुल मिला के जो इसका चिट्ठा होगा वो निकल कर आ जाएगा कंसोलिडेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो चलो एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूं ताकि प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाए। पेज थोड़ा सा रुका है, जस्ट वेट कीजिएगा। ये मैंने कर दिया कंसोलिडेशन पे क्लिक, और ये आ गई आपकी कंसोलिडेशन बेसिस पे इसकी बैलेंस शीट। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस बहुत अच्छा है कंपनी के पास 64 का, और ये रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए लॉन्ग टर्म ये है भैया, इनका कर्जा 4 पॉइंट कुछ करोड़ का है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। शॉर्ट टर्म का कर्जा देखोगे 150 करोड़ का है, बट इससे कंपेरिजन करोगे अगर रिजर्व एंड सरप्लस को, बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है।
अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके कुछ एसेट्स की। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, करंट इन्वेस्टमेंट देखिए 1350 करोड़, इन्वेंट्री यानी कि इनके पास जो स्टॉक वगैरह है, ट्रेड रिसीवेबल ये 1246 करोड़ इनके पास आने वाले हैं, कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए 695 करोड़ का। तो अच्छा खासा कंपनी अगर हम देखें बैलेंस शीट के हिसाब से कैश रिच है, तो यानी कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पीछे टैक्स की न्यूज लगी थी, तो कभी कभी क्या होता है अच्छे स्टॉक को भी नीचे गिराने के लिए कभी उसमें बुरी खबर आ जाना। देखिए आप भी बीमार पड़ते हैं, आप भी कभी तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं, होती रहती हैं गलतियां, होती रहती है चीजें, कभी कभी ये भी बीमार होते हैं। और जब ये सस्ते प्राइस पे मिलते हैं तो बड़े प्लेयर आ जाते हैं खरीदने के लिए, जैसे कि आपको एफआईसी यहाँ पे देखने को मिले। तो भैया अगर फंडामेंटली कंपनी को देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छी है, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, हमें नीचे की तरफ एवरेज करनी चाहिए। बट एवरेज करने का एक अच्छा पॉइंट कौन सा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वो चलते हैं टेक्निकल बेसिस। दोस्तों आज से पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और उसके अंदर नियर अराउंड मैंने 3900 का लेवल आप लोगों को बताया था। चलिए मैं आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पहले भी मैंने ड्रॉ किया था, आप लोग मेरी ओल्ड वीडियो में भी जाके देख सकते हो, और कहा था कि 41 का लेवल, 34 का लेवल, 450 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी जल्दी टूटने वाले नहीं है 414 का। तो आप लोग देख सकते हो वही चीज हुई है, वहीं से रिवर्स भी हुआ है। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए स्टॉक का एक बिहेवियर होता है। देखिए इसमें बुरी खबर लगी है, थोड़ी सेलिंग तो हुई है, और कहीं ना कहीं ये अपने आप को थोड़ा हल्का भी करेगा, पब्लिक से माल छीनेगा, प्रमोटर से माल छीनेंगे, बड़े बड़े प्लेयर की लड़ाई होगी इसके अंदर, और फिर जाके चलना शुरू होगा। अभी के हिसाब से अगर किसी के पास है तो वो मैक्सिमम ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनी है रेड, या तो इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकता है, या फिर इसके बाद 4148 का लेवल आता है, ये भी एक स्टॉप लॉस के तौर पे है, और 4507 ये भी एक स्टॉप लॉस के तौर पे काम कर सकता है। बट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कभी भी स्टॉप लॉस नहीं डालते। बट अगर आपने टेक्निकल बेसिस पे लिया है, कोई ब्रेकआउट देख के लिया है, तो आपको ये लेवल जरूर मार्क करने चाहिए, और अगर ये टूटे तो कहीं ना कहीं एग्जिट करना चाहिए। एग्जिट का प्लान आपका होगा, क्योंकि इसके नीचे अगर लोअर लो बनाएगा तभी एग्जिट करना है। बाकी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर एक चैनल पैटर्न बना हुआ है, और पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं एक चैनल पैटर्न को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो अभी के हिसाब से फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, हम कह सकते हैं कि हम 20 से 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ये प्राइस कहीं ना कहीं 3413 के पास मिले तो वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा ये चैनल पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हमें यहां से एक अच्छा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। देखिए जब एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो दो तरीकों से लिया जाता है। जब वो डिमांड के पास आए हम थोड़ा खरीदते हैं, फिर नेक्स्ट डिमांड के पास आए तो खरीदते हैं, फिर डिमांड के पास आए तो खरीदते हैं, क्योंकि हमें पता है फंडामेंटली ये 3 से 4 साल ले लेगी, बट चल जाएगी, एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट जो है आने वाले समय में दे देगी। अब दूसरा रीजन ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं डिमांड के पास एक रिवर्सल का वेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे स्टडी। उसमें हम एक ब्रेकआउट का वेट कर लेते हैं, या कैंडलस्टिक का वेट कर लेते हैं, या कंसोलिडेशन का वेट करते हैं। जब वहां से जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये कंसोलिडेशन हुई और उसके बाद चलना शुरू हुआ, तो जैसे ही चलना शुरू हुआ यहाँ पे खरीदारी होती है, ये स्टॉप लॉस रखा जाता है। तो अब जब ये कभी भी इन फ्यूचर आपको यहाँ पर मिले इस चैनल पैटर्न में या इस लाइन के पास आए, तो यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ चले, आपको यहाँ खरीदना होगा। हो सकता है आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़े, ट्राइंगल पैटर्न बन जाए तो ऊपर की तरफ आपको खरीदना पड़े। तो ये चीजें रहेंगी। तो जो लोग एवरेज करना चाहते हैं भैया, आपको ये लेवल मार्क करने चाहिए, और आपके पास पैसा है तो 34 का लेवल, 2692, 2038 कभी भी इन फ्यूचर अगर मिले तो आपको खरीदना चाहिए। बाकी ऊपर की तरफ जिस तरह से ये चला है, अभी पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है अपनी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करने की, जो कि अभी के हिसाब से तो लेवल निकल रहा है 5000 का। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जितने दिन ये जल्दी जल्दी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड करता रहेगा, ये मूविंग एवरेज भी नीचे आती जाएगी। तो ध्यान रखिए, अभी के हिसाब से कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड इसके अंदर है, और ये हो सकता है अपनी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को हिट करने के बाद दोबारा नीचे की तरफ चले। ठीक है, अभी के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए। बट बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक एक रिवर्सल देता है और चल पड़ता है। चल तो ये अच्छे लेवल से रहा है, जिनके पास है वो वेट भी कर सकते हैं। आप लोग मैक्सिमम इस कैंडल का लो जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे डरना नहीं चाहते, वो इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अदरवाइज आप लोग इस लेवल पे क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन हो थोड़ा सा, फिर ऊपर की तरफ निकले तो आप 4507 का ही स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ चल सकते हैं। ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ सबसे बड़ा लेवल 5349 का है। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक आपको इसके अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है।
कभी भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस दिन भी ये 5349 के ऊपर जाके अच्छे से सस्टेन करेगा, अच्छे से ट्रेड करेगा, वीकली 2-3 महीने ट्रेड क्लोजिंग करेगा, ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, तभी आपको एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। और उस केस में आप आने वाले समय में स्टॉक को 6800 तक भी 2025 तक देख सकते हैं। बड़ी बार ऐसा हुआ है, स्टॉक गिरने के बाद ही चलते हैं लोगों को बाहर निकालने के बाद। दोस्तों हो सकता है ये इसका लास्ट डिप हो और अब ये यहीं से अच्छा खासा चलना भी शुरू कर दे। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे जिनके पास पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा लेवल है। लेकिन कंप्लीट इसमें यहां पर इन्वेस्टमेंट करना गलत होगा, क्योंकि हमें यहां पर एक डिमांड तो दिख रही है, बट कोई भी एक ऐसा पैटर्न हम नहीं कह सकते जो बना हुआ हो। हाँ, ये मदर बेबी कैंडल आप कह सकते हो जरूर बनी है, इसके हिसाब से फिर आपका स्टॉप लॉस भी बनेगा 3965 का। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई पैटर्न बनने दीजिए। पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट आएगा, बहुत अच्छा होगा। जैसे कि अब आप यहाँ पे देख सकते हो 4507 का एक लेवल है, अब ये थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए और 4507 से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले, तब हम यहां कहीं बाइंग करने का सोचेंगे। अदरवाइज अगर आप अभी देखोगे ना, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये हो सकता है कुछ दिनों के बाद नीचे गिर जाए 20 SMA को हिट करके। देखिए इसकी हैबिट रही है, जब ये ऊपर होता था तो इसी को हिट करता हुआ ऊपर जाता था, आप नोटिस करेंगे, आप पीछे देख सकते हो, उठा के देख सकते हो हिस्ट्री, ठीक है। अब जब ये इसके नीचे गिरा है तो ये भी हो सकता है कि 20 SMA ही एक रेजिस्टेंस का काम करे और यहीं से गिरता हुआ आए। फिलहाल के लिए जब तक 20 SMA तक जाता है, आप कह सकते हैं कि आप इसमें बाइंग रह सकते हैं, आपको ये टारगेट मिलेगा। जैसे इसके पास है, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और एग्जिट करने का सोचना चाहिए जो लोग ट्रैप हो चुके हैं। बट इन्वेस्टमेंट के तौर से अच्छा स्टॉक है, 5-6 साल अगर इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पैसा दे जाएगा डेफिनेटली और इसको देना पड़ेगा। बाकी पैसा बचा के रखिए इसमें, ताकि अगर नीचे की तरफ मिले, जैसे कि हमें दिख रहा है कि यार एक चैनल पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं इसको फॉलो तो इसने करना है ना, तो आने दीजिए। अब बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे, वो एग्जिट भी करने का सोच रहे होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसको नीचे आने देना चाहिए 3400 के लेवल के पास। वहां पर इसके अंदर 20-30% हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी के हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस डाल के इसमें जरूर काम कर सकते हैं, और वो स्टॉप लॉस आपका ये एरिया हो सकता है, या फिर आप 4148 या 4507 ये स्टॉप लॉस लेके चलिए और 20 SMA का टारगेट लेके चल सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से 10% मतलब ये है कि अगर आप इसमें 1 लाख लगाना चाहते थे तो अभी 10,000 लगा लीजिए। 10,000 से ये होगा कि अगर ये यहीं से रिवर्स करता हुआ ऊपर की तरफ नया हाई बना गया तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैं इसे ले नहीं पाया। बट कभी अगर ये नीचे की तरफ गिर गया तो वो जो 90,000 बचे होंगे ना, वो आपको हेल्प करेंगे बड़ी संतुष्टि के साथ यहाँ पर खरीदने में डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। लेकिन कभी भी एकदम से पैसा नहीं लगाना है, कोई रिवर्सल आएगा, कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे आएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा जरूर, फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। बाकी ये लेवल हैं जिनको अच्छा लगता है वो इन डिमांड्स एंड सप्लाईज के पास जरूर इसके अंदर एवरेज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक अच्छे मौके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के ये कुछ दिखाई दे रहे होंगे, इनको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ऊपर की तरफ चला तो एक अच्छा पैसा दे सकता है, जिस तरह से ये चैनल पैटर्न भी बना था, हो सकता है कि आने वाले समय में 7,000 प्लस भी ये चला जाए। बड़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्टॉक नीचे गिरने के बाद चले हैं। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कुछ रिलायंस ले चलता हूँ स्टॉक। रिलायंस भी छोड़िए, चलिए हम दीपक नाइट्रेट को समझते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप खुद देखिएगा, यहाँ पर आपको चीजें दिखेंगी। ये है दीपक नाइट्रेट का स्टॉक, ठीक है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूं जो आपको शो कर देंगे यहां पर, जस्ट वेट कीजिएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो, ये मैंने दीपक नाइट्रेट का चार्ट लगाया है, ये 2020 का चार्ट है। देखिए एकदम से स्टॉक गिरा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कर करके चला गया ऊपर, है ना, फिर से गिरा, फिर से चला गया। तो ये स्टॉक की कुछ हैबिट्स होती हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, चलिए जील का ही, अभी जील गिरा हुआ है, ठीक है। मैं आपको जील का ही कुछ पुराना रिकॉर्ड जो है वो दिखा देता हूँ वीकली बेसिस पे, ठीक है। चलिए इसे ओपन होने दीजिए, जस्ट वेट कीजिएगा।
तो दोस्तों आप यहाँ पे झील का दे सकते हो, ये 2011 का चार्ट है, देखिए यहाँ से गिरा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कर करके चला गया, फिर से नीचे आया, चला गया। तो ऐसा नहीं होता कि जब एक स्टॉक गिरता है, देखिए वो डिपेंड करता है किस डिमांड से आ रहा है। तो अभी ये भी हो सकता है ये यहीं से ऊपर की तरफ चला जाए, कुछ टाइम ले कंसोलिडेशन का। इसने भी ये देखिए यहाँ पे 1-2 साल ले लिया था झील ने, लेकिन उसके बाद कितना बड़ा हाई इसने बनाया। और सेम पैटर्न अभी आप देख भी सकते हो कि पॉलीकैब के अंदर भी जो है वो बना हुआ है, और हो सकता है आने वाले समय में ये आपको यहीं से एक रिवर्सल देता हुआ दिख जाए और ऊपर की तरफ निकल जाए, और उस टाइम बोलो काश मैंने ले लिया होता। तो भैया फंडामेंटल तो बहुत अच्छा है इसका, बस कोई बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बैड न्यूज़ नहीं आती है तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। हाँ, एक रेजिस्टेंस ज़रूर देखने को मिलेगा 20 SMA के पास। अगर इसके ऊपर 2-3 ग्रीन कैंडल क्लोज कर गया वीकली बेसिस पे, तो आपको एक बड़ा बुल रन इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस इसी 20 SMA का लगाइएगा, उससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। जब भी किसी न्यूज़ वाले स्टॉक को हम लेते हैं हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, तो प्लीज़ इन लेवल्स को मार्क करके रखिए और कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। बाकी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।